नेक्स्ट जो टॉपिक है पीड्स में एंडोक्रोनोलॉजी से रिलेटेड, दैट इज़ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। और इसके बहुत ज़्यादा एससीक्यूज़ आए हुए हैं और मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि ये आ जाए। आपको पता होगा कि हाइपोथायराइडिज्म में दो स्टेट्स होती हैं, एक हमारी क्रेटिनिज्म की होती है जो कि बच्चों के अंदर होती है, और एक हाइपोथायराइडिज्म की जो होती है मिक्सएडिमा कोमा होती है, जो कि ज़्यादातर एडल्ट्स में होती है। इस वजह से हमने उसको मेडिसिन में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो आपने सिनेरियो देखे हैं कि 2 वीक्स ओल्ड बॉय है, मींस अभी 2 हफ्ते का है, छोटा सा बच्चा होगा, ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन के साथ है, जॉन्डिस के साथ है और स्लगिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इन्होंने हाईलाइट भी किए हैं कि कॉन्स्टिपेशन और जॉन्डिस ठीक ही नहीं हो रहा होता इन बच्चों का, स्लगिश होता है, मतलब हाइपोटोनिया हुआ होता है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इट। एक्सेसिव स्लीपी हुआ है बच्चा, और लार्ज टंग है उसकी, बड़ी बड़ी इनकी ज़ुबान होती है हाइपोथायराइडिज्म के बच्चों की। लार्ज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होते हैं, इनके जो फॉन्टेनेले होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। एम्ब्लाइकल हर्निया होता है इन बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकी ड्राई स्किन होती है, मॉटल्ड किस्म की। इसके अलावा क्या है, प्लाज्मा T4 डिक्रीज़ है और TSH रेज्ड है, मींस हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट हुई है बच्चे को, उन्होंने खुद ही बता दिया है। अब नेक्स्ट देखें कि उन्होंने कहा है कि मोस्ट केसेस जो हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं वो इस वजह से बच्चों के अंदर है ना, अभी नया नया बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उसकी हाइपोथायराइडिज्म इस वजह से कि उसका थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं है, मतलब थायराइड एजेनेसिस है। या और क्या हो सकता है कि उसको थायराइड के जो हार्मोन्स की सिंथेसिस है, उनके जो इंजाइम्स, जिन जिन इंजाइम्स ने उनके हार्मोन्स की सिंथेसिस करवानी है, वो इंजाइम्स ही नहीं सही, वो ख़राब है। मतलब पैदा होते ही वो एंजाइम्स ठीक काम नहीं कर रहे। या ये हो सकता है कि मदर जो है ना, मदर उसके प्लेसेंटा के थ्रू क्या हुआ था कि एंटी थायराइड ड्रग्स मदर जो ले रही थी वो प्लेसेंटा से क्रॉस होकर बच्चे में आ गए और बच्चे के अंदर जाके उन्होंने हाइपोथायराइडिज्म करवा दिया। तो ये 3 कॉजेज़ आपने पढ़ लिए हैं, या तो थायराइड बना ही नहीं है, या एंजाइम्स नहीं सही, या इसके अलावा ये है कि मदर की एंटी थायराइड ड्रग्स जो हैं वो प्लेसेंटा से क्रॉस होकर बच्चे के अंदर आ गई थी। यहाँ पे इन्होंने ईटियोलॉजी जो है वो अच्छे तरीके से बताई हुई है कि यहाँ तो थायराइड ग्लैंड का एप्लेजिया है, जो कि मोस्टली 90% केसेस में यही प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसे लोगों का हम थायराइड स्कैन करवाते हैं, ऐसे बच्चों का, तो हमें मिलता है कि वो थायराइड है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा होता आपको कहीं। फिर एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड हो सकता है कि वो अपनी जगह से प्रॉपर जगह पे नहीं बना हुआ। तीसरा ये हो सकता है कि थायरॉक्सिन की सिंथेसिस में प्रॉब्लम चल रही है, या आयोडीन की ट्रांसपोर्ट में, या ऑर्गेनिफिकेशन, या थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस में, या डीहाइड्रेशन, मतलब वो सारे प्रोसेसेस जिसके थ्रू गुजर के हमारे थायराइड हार्मोन्स ने बनना है, वो सारे प्रोसेस में किसी भी जगह कोई मसला है बच्चे के अंदर इनबॉर्न। इसके बाद क्या है कि एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस है, मतलब थायरॉक्सिन बन तो रहा है लेकिन जिस ऑर्गन पे जाके उसने अपना काम करना है वहाँ पे रेजिस्टेंस शो हो रही है। जैसे एक इंसुलिन होती है, उसकी भी हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस पढ़ी है, इसी तरह इसकी भी। फिर आता है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड जो हमारा एक्सिस है पूरा, वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड ख़राब है जिसकी वजह से TSH रिलीज़ नहीं हो रहा, हाइपोथैलेमस ख़राब है, TRH नहीं रिलीज़ हो रहा, तो कहाँ से थायराइड हार्मोन्स बनने हैं बच्चे के। इसके अलावा एंडेमिक गोइटर है कि हमारा जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी है, आयोडीन होगा तो थायराइड हार्मोन्स बनेंगे ना, इस वजह से। फिर ट्रांसप्लेसेंटल हम डिस्कस कर चुके हैं, इडियोपैथिक भी हो सकता है कि पता ही नहीं है। अब ये बच्चा, ये देखें बच्चे का, आप देखें कोर्स फेशियल फीचर्स हैं, अजीब किस्म का फेस है, और ज़ुबान देखें कितनी बड़ी हुई हुई है। इसी तरह ये बच्चे को देखें, एक तो कोर्स फेशियल फीचर्स है, ज़ुबान बड़ी सी है, और दूसरा ये कि अम्ब्लाइकल हर्निया आप नोट करें इस बच्चे का, अम्ब्लाइकस जो है वो हर्निया की तरफ गया हुआ है। अब आगे क्लिनिकल फ़ीचर्स हमने यहाँ पे जो डिस्कस करने हैं वो आपके डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे, तो मैंने हाईलाइट भी वही किए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि बच्चे जो है ना वो फर्स्ट 3-4 मंथ्स जो हैं लाइफ में वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मतलब उसके बाद जो है सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि बर्थ के ऊपर इन बच्चों का जो है वो जेस्टेशन एज ज़्यादा हो जाती है, मतलब 42 वीक से ज़्यादा हो जाती है, और उनका वेट जो है 4 kg से बड़ा होता है।
और बर्थ के ऊपर उनको जो प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं हाइपोथायराइडिज्म के बच्चों में, वो ये मिलती हैं कि उनकी वो बहुत ठंडे हुए होते हैं, हाइपोथर्मिया स्टेट में होते हैं। आपको पता है कि हाइपोथायराइडिज्म में यही होता है, हाइपोथर्मिया होता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले बच्चे होते हैं ये। और इसके अलावा इनकी टोन जो है वो कम हुई होती है, पुअर फीडिंग होती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते ये बच्चे। और प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस, जो कि मैंने आपको सिनेरियो में भी बताया कि इन बच्चों का जॉन्डिस ठीक ही नहीं हो रहा होता। फिर अगर 1 to 2 मंथ्स ऑफ लाइफ की बात करें तो फिर हमारे जो सिम्टम्स आते हैं वो कौन से हैं? कॉन्स्टिपेशन, जो हमने सिनेरियो में डिस्कस किया, अम्बिलिकल हर्निया जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ड्राई स्किन होती है इनकी, मॉटल ड्राई स्किन होती है, लार्ज ओपन फॉन्टेनेले होते हैं, होर्स क्राई होते हैं। ये बच्चे जब रो रहे होते हैं तो बहुत ही इनकी अजीब किस्म की क्राई होती है। फिर मेंटल रिटार्डेशन होती है इन बच्चों को। और ये बाकी सिम्टम्स हैं, हाइपोटोनिया है, बड़ी बड़ी टंग है, लार्ज टंग है, कोर्स फेसेस हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यही आपको सिनेरियोज़ में मिलते हैं। मैं आपको सिनेरियोज़ इसके बता देती हूँ। अब देखें सिनेरियोज़ में क्या आपको इसको डायग्नोज कर सकते हैं। 2 मंथ्स ओल्ड बेबी है, ठीक है। ज़्यादातर जो सिम्टम्स आते हैं वो इसी रेंज में आपको मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन है उसको, स्किन उसकी मॉटल्ड है, अम्बिलिकल हर्निया है, हाइपोथर्मिक है, जॉन्डिस्ड है। तो ये सब कुछ आपको कहाँ लेके जा रहा है? हाइपोथायराइडिज्म। फिर देखें 5 वीक का बेबी है, उसी तरह कॉन्स्टिपेशन, मॉटल डिपेरेंस है, हाइपोथर्मिक है, जॉन्डिस्ड है। फिर 1 ईयर ओल्ड बेबी है, ड्राई स्किन, हेयर भी उसके ड्राई ड्राई हैं। इसके अलावा हस्की और होर्स वॉइस है उसकी, जैसे हमने कहा होर्स क्राई है। मेंटल रिटार्डेशन हो रही है बच्चे को। फिर देखें 5 वीक ओल्ड बेबी है, पुअर फीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, मॉटल्ड, कूल ड्राई स्किन, अम्बिलिकल हर्निया। तो ये सारे आपको किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। कंजेनिटल कैसे पता चला? एक तो ये सिम्टम्स हैं, दूसरा एज देखें बच्चे की थोड़ी है, मतलब मंथ्स के, वीक्स के अंदर। 4 मंथ्स का बेबी भी आपके पास आया हुआ है, लेथार्जी, पुअर फीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, कोर्स फेशियल, कोर्स फेसेस, अम्बिलिकल हर्निया। फिर देखें 6th पे कॉन्स्टिपेशन, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, चोकिंग स्पेल्स हैं, मतलब वो इतना अजीब किस्म का उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस है, कोर्स फेसेस हैं, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग है, मॉटल स्किन है। 6 मंथ्स ओल्ड बेबी है, डेवलपमेंटल डिले, कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जी, कोर्स फेशियल फीचर्स, ओपन फॉन्टेनेले मीन्स लार्ज, अम्बिलिकल हर्निया। 8th पे देखें डेवलपमेंटल डिले, कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस, लार्ज टंग, प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन, अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है, वो पिक्चर्स आपने माइंड में रख लें हाइपोथायराइडिज्म के बच्चों की। कोर्स फेसेस, कोर्स ड्राई स्किन, लार्ज टंग, होर्स क्राई, अम्बिलिकल हर्निया, पुअर मसल टोन, प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस। ठीक है, एंड दिस लास्ट वन 3 मंथ्स ओल्ड बेबी प्रेजेंटेड विद कॉन्स्टिपेशन, परसिस्टेंट जॉन्डिस है, डिक्रीज मसल टोन है और कोर्स फेसेस है, अम्बिलिकल हर्निया। देखिए सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं उन्हीं में से आपको बार बार वही सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे आप इसको डायग्नोज करते हो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें इन्होंने ये भी पूछा हुआ है आपसे कि 5 अदर क्लिनिकल फ़ीचर्स लिखें। इस वजह से आपको क्लिनिकल फ़ीचर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आने चाहिए कि आप लिख भी सको। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, होर्स क्राई होती है इनकी, ये थोड़े से ना कलर इस तरह का है, हट गया हुआ है, लार्ज टंग होती है इनकी, पुअर फीडिंग होती है, पुअर मसल टोन होती है, हाइपोथर्मिया होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं आपके माइंड में हर वक्त रहने चाहिए हाइपोथर्मिया के, जो आप लिख भी सको, क्योंकि वो उन्होंने सिनेरियो में जो दिए हुए हैं उसके अलावा वो आपसे 5 पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए ये सिम्टम्स। स्नेरियो को डायग्नोज करना आई होप आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट आपसे वो वही पूछते हैं, यही पूछते हैं कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, आपने बच्चे को देख लिया, आपको लग रहा है इसको हाइपोथायराइडिज्म है, अब आपने कंफर्म करना है कि वेदर इसको है भी कि नहीं। तो ये सारे आपको हाइपोथायराइडिज्म के आपने टेस्ट जो हैं वो मेडिसिन में ऑलरेडी कर लिए हैं, यहाँ पे भी वही है सेम, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो कि आपके एडिशनल हैं बच्चे से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप लीनियर ग्रोथ बच्चे की देखोगे, जो कि आपको शॉर्ट स्ट्रेचर फील होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस नहीं है। थायराइड फंक्शन टेस्ट वही है सेम, कि आपको जो T3 T4 लेवल होगा वो आपको कम मिलेगा और TSH लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर एक्सरेज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो हमारा अडल्ट से रिलेटेड हाइपोथायराइडिज्म था वहाँ पे हमारे एक्सरेज़ इतने नहीं थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। किस तरह से कि जब हम बर्थ के ऊपर एक्सरेज़ करवाते हैं
तो नी के ऊपर आपको ऑसियस डेवलपमेंट रिटार्डेड मिलती है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर आपको जो है एपिफिसिस के ऊपर मल्टीपल ऑसिफिकेशन फोकस मिलते हैं। फिर बोन एज इनकी डिले होती है और इनके जो लार्ज फॉन्टेनेले, हम जब एक्सरे करवाते हैं तो इनके फॉन्टेनेले लार्ज होते हैं, वाइड सूचर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म के बच्चों के फॉन्टेनेले लार्ज मिलते हैं, इस वजह से एक्सरे में भी आपको लार्ज मिलेंगे। फिर थायराइड स्कैन करवाओगे तो मैंने आपको बताया था कि क्या मिलता है, 90% केसेस में मोस्टली यही होता है कि बच्चे का थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं होता। तो आपको थायराइड स्कैन के ऊपर थायराइड एजेनेसिस मिलती है या एक्टोपिक थायराइड मिलता है कि वो अपनी जगह पे ही नहीं होता। तो अभी तक हमने TFTs करवाई हैं, हमने एक्सरेज़ करवाए हैं, थायराइड स्कैन करवाया है, फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, टेक्नीशियम स्कैन करवाते हैं, आयोडीन अपटेक करवाते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियम स्कैन का उन्होंने बताया हुआ है कि अगर तो टेक्नीशियम अपटेक वो नहीं कर रहा 99 जो हमारा है, अगर वो नहीं कर रहा है इट मीन्स थायराइड बना ही नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसकी जो ग्लैंड जो है वो नॉर्मल पोजीशन पर है लेकिन उसके अंदर एंजाइमेटिक डिफ़ेक्ट है। ठीक है, थायराइड प्रोडक्शन के एंजाइमेटिक डिफ़ेक्ट है, मसला जो है वो उसमें नहीं है। थायराइड की पोजीशन भी ठीक है, थायराइड बना भी हुआ है, लेकिन उसके थायराइड के एंजाइम्स में प्रॉब्लम है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ थायराइड बना है या नहीं, या उसके एंजाइम्स में मसला है। अगर तो कोई अपटेक नहीं होगी मीन्स बना ही नहीं है, अगर ज़्यादा हो गई है इट मीन्स एंजाइम्स में डिफ़ेक्ट है। फिर एक्टोपिक में क्या होगा, एबनॉर्मली कोई और जगह से आपकी अपटेक होगी। ठीक है, वो हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक भी देखी थी ना, वो आपको बताती है कि नोड्यूलर है गॉइटर या मल्टी नोड्यूलर है या क्या है। इसी तरह ये होता है, ये आपको बता दे कि थायराइड कहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको अपटेक नज़र आएगी। फिर ECG आ जाती है। ECG इन लोगों में आपको क्या मिलेगी, ऑब्वियसली ब्रेडिकार्डिया हमने देखा था कि बच्चों को हुआ होता है, तो इनके जो वोल्टेजेस होंगे वो कम हुए होंगे EEG के भी, और ECG जो होगी उसकी भी वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन की वजह से लो वोल्टेजेस PNT वेव्स होंगे, और QRS कॉम्प्लेक्सेस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी आपको कम मिलेगा। ठीक हो गया। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हमने करवा ली हैं, हमने करवा लिया है TFTs, हमने एक्सरेज़ करवाए हैं, हमने जो है वो थायराइड स्कैन करवाया है, टेक्नीशियम स्कैन करवाया है, ECG करवाई है, EEG करवाई है। फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन नहीं है तो हम क्या देंगे उसको, थायराइड रिप्लेसमेंट करेंगे ना, तो लीवोथायरोक्सिन देते हैं बच्चों को। अब जो है सिंगल डेली ओवरऑल ओरल डोज देते हैं। होता ये है कि जो न्यूनेट्स होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, उनको हम ज़्यादा डोज़ देते हैं 10 to 15 माइक्रोग्राम्स पर डे की, और जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, उनको हम 4 माइक्रोग्राम्स पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। जैसे जैसे बच्चा होता है हम उसकी डोज़ को एडजस्ट करते हैं। और इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि एडिक्वेट डोज इज़ इंडिकेटेड बाय अलर्टनेस एंड इंक्रीज़ इन एक्टिविटी एपेटाइट, मतलब जैसे जैसे उसके सिम्टम्स ठीक होते जाएंगे फिर हम उसकी डोज़ एडजस्ट करते जाएंगे। तो ये हमारी बेसिक ट्रीटमेंट होती है इसकी। फिर फॉलो अप आता है। फॉलो अप जो है वो हमारा, ये सारे UQs हैं, वो ये भी पूछते हैं फॉलो अप कैसे करोगे आप। तो बच्चा जो है वो बताते हैं कि अगर हम उसको 2 to 3 मंथ्स एवरी 2 मतलब 2 साल तक हमने उसको हर 2-3 महीने बाद बुलाना है बच्चे की माँ को, बच्चे के साथ। ठीक है, बच्चे की माँ को कहना है कि आपने 2 साल के लिए आना है हमारे पास, और हम हर 2-3 महीने बाद आना करना है। ठीक है, तो हम जो है उसको रेगुलर फॉलो अप करेंगे, बच्चे का वेट हाइट लेंगे, बोन एज के देखेंगे, डेवलपमेंटल असेसमेंट जो है बच्चे की करते रहेंगे कि कहीं हाइपोथायराइडिज्म की वजह से उसको मेंटल स्टेटस इम्पेयर तो नहीं हो रहा, ये सब कुछ। फिर हमारा प्रोग्नोसिस होता है, वो बताते हैं कि अगर हम इसकी ट्रीटमेंट जल्दी, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट होगी तो बच्चा जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर उसकी 6 मंथ्स तक के बाद जाके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, डायग्नोसिस स्टार्ट होती है, तो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट जो है वो हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। याद रखना है इसका साइड इफ़ेक्ट, ये भी UQ आया हुआ है। फिर वो न्यूनेटल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं कि अगर एक माँ के बच्चे को हुआ था ये कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, तो उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी उनकी न्यूनेटल स्क्रीनिंग हमने 10 डेज़ ऑफ बर्थ के दौरान करनी है। ठीक है, इस वजह से जब हम गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो माँ से पूछते हैं आपके पहले बच्चे सारे नॉर्मल थे, कोई मसला तो नहीं था। अगर वो बताती है कि मेरे पहले बच्चे को ये मसला था कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का, तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट बच्चा जो होता है उसकी न्यूनेटल स्क्रीनिंग 10 डेज़ आफ्टर बर्थ, मतलब ऑफ बर्थ जो होते हैं उनमें रखते हैं। अब इसके UQs देखते हैं। डायग्नोसिस हमने इनका कर लिया था। अब देखें इसी का फर्स्ट का B पार्ट देखें, डायग्नोस कैसे करोगे, वही इन्वेस्टिगेशन सारी लिखनी है। ट्रीट कैसे करोगे, जैसे हमने ट्रीट किया वैसे ही करना है।
फिर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे भी उन्होंने पूछा हुआ है डायग्नोज कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट में आपने जस्ट ट्रीटमेंट नहीं लिखना, उसकी हिस्ट्री, उसकी एग्ज़ामिनेशन, उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है, और उसके बाद उसके जो है वो हमने फॉलो अप, ठीक है, ये सब कुछ लिखना है, प्रोग्नोसिस सारा कुछ बताना है मदर को। फिर थ्री वाला देखें कि सजेस्ट 3 इन्वेस्टिगेशंस में आप 3 लिखोगे, कौन सी TFTs लिखोगे, थायराइड स्कैन और एक्सरेज लिखोगे, ठीक है, और उसके साथ साथ टेक्नीशियन स्कैन भी लिख सकते हो। फिर आता है हाउ विल यू ट्रीट दिस बेबी, तो ट्रीटमेंट हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि लेवोथायरॉक्सिन है, किस डोज से हमने देना है बच्चे को। अगर बच्चा 1 ईयर का है तो उसके हिसाब से हमने देना है ट्रीटमेंट अपना, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग करते रहना है। उसके बाद आता है कि ये वाला, इसमें भी उन्होंने डायग्नोसिस पूछा हुआ है, ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, फॉलोअप पूछा हुआ है, प्रोग्नोसिस पूछा हुआ है। फॉलोअप का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि लेवल्स ऑफ T3 T4 TSH हमने चेक करने हैं फर्स्ट 6 मंथ्स, एवरी 1 to 2 मंथ्स, एवरी 1 to 2 मंथ्स, ठीक है, और जो बाकी 3 साल तक हमने जो है एवरी 2 to 4 मंथ्स करना है, ठीक है। मतलब पहले 6 महीने हमने एक तो महीने के बाद मतलब 3 दफ़ा बुलाना है, और फिर 6 मंथ से 3 इयर्स तक जो है हमने एवरी 2 to 4 मंथ्स बुलाना है। फिर होता है गोल हमारा ये होता है कि हमने T3 T4 को मेंटेन करना होता है इन अपर हाफ ऑफ द रेंज फॉर एज, एंड सीरम TSH जो है वो हमने रेफरेंस रेंज तक लेके आना होता है। फिर जो डोज़ होती है लेवोथायरॉक्सिन की वो हमने डिक्रीज़ करनी होती है ग्रेजुअली विद एज, डिसकंटिन्यू करना होता है एट द 3 इयर्स ऑफ एज फॉर 3 to 4 वीक्स। मतलब यह है कि हमने अब ट्रीटमेंट देते हो तो नहीं जाना है ना बच्चे को, 3 साल के ऊपर हमने डिसकंटिन्यू करना है 3 से 4 हफ्ते के लिए। फिर हमारा जो है वो हमने T3 T4 और TSH को मॉनिटर करते रहना होता है, और केयर करनी होती है अंडर और ओवर ट्रीटमेंट की, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और प्रोग्नोसिस में क्या है कि न्यूनेटल स्क्रीनिंग हमने करवानी होती है। अब क्योंकि आजकल न्यूनेटल स्क्रीनिंग जो है वो होना शुरू हो गई है, इस वजह से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाइपोथायराइडिज्म की वो नहीं होती, जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रोग्नोसिस में हम करते होते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो जाए तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी बच्चे की करें तो फिर इसकी ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें भी देखें उन्होंने डायग्नोसिस पूछा हुआ है, 3 इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट पूछा हुआ है। इसमें अगले वाले में भी डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट पूछा हुआ है। उसके बाद आता है 7th वाला कि इसमें 4 इन्वेस्टिगेशंस हैं और ट्रीटमेंट और फॉलोअप पूछा है। नेक्स्ट में भी इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, फिर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट पूछा हुआ है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट है, और 2 कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने पूछी हुई हैं। कॉम्प्लिकेशंस में एक तो मैंने आपको बताया था कि परमानेंट जो है हो सकती है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, या फिर ग्रोथ रिटार्डेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर हो सकता है, जैसे कि हमने शॉर्ट स्ट्रेचर के टॉपिक में पढ़ा था कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। तो और इसके अलावा मैल इक्लूजन हो सकती है, तो फिर हमने इसको देखना होता है इन चीज़ों को। अब नेक्स्ट से जो है वो हम करते हैं बाकी।